हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज एज। और आप सुन रहे हैं मेरी रियल स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके, पार्ट 30। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि गौरी प्रियंका की सारी पिक्स देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है। वो फैसला करती है कि उसे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खुशी कहती है, देखो गौरी, मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मुझे अंदर से ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमारा नजरिया तय करता है कि हम उस सिचुएशन को किस नज़र से देख रहे हैं। हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि सच क्या है। गौरी कहती है, कभी कभी सच हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और वही आज तुम कर रही हो, सब कुछ देखकर भी अनदेखा। मुझे जो देखना था वो देख चुकी हूँ, जिसे जाना था वो चला गया। मैं बिल्कुल नहीं रोने वाली ऐसे इंसान के लिए। और वहां से जाने लगती है। तब तक खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे झिंझोड़ते हुए कहती है, बस इतना ही विश्वास है तुमको प्रियंका पर? बस इतना ही प्यार था? तुमको पता है, जब उसने तुम्हारी सगाई की तस्वीरें देखी थी ना, तब एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा था कि तुम अपने मन से शादी कर रही हो या उसे भूल गई हो। पता है क्यों? उसे अपने प्यार पर भरोसा था। अरे तुम तो उसे बिना बताए ही चली गई थी, उसे छोड़कर, बिना ये सोचे समझे कि वो जिएगी या मरेगी। सच्चा प्यार तो उसने किया है, जो बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली पहुंच गई और तुम्हें हासिल किया। क्या होता अगर वो भी किस्मत के सहारे बैठ गई होती? क्या आज तुम यहाँ होती? खुशी की बातें सुनकर गौरी की आंखें भर आती है। उसे ये रियलाइज होता है कि उसने कितना गलत सोचा था प्रियंका के बारे में। वो मन ही मन खुद को गाली देने लगती है कि मेरा प्यार इतना कमजोर कैसे हो गया, जो थोड़ा सा ठोकर लगा नहीं कि चकनाचूर हो गया। क्या सच में मैं प्रियंका के लायक भी हूं या नहीं? क्या मैं उस तरह प्यार नहीं करती प्रियंका से, जिस तरह वो मुझसे टूटकर मोहब्बत करती है? गौरी के मन में लाखों सवाल एक साथ ही उमड़ रहे थे। उसके मन में एक गांठ पड़ जाती है कि वो प्रियंका से प्यार करने के लायक नहीं है। ये सब वो सोच ही रही थी, तब तक खुशी उसको थोड़ा सा उसके हाथ को पकड़ के हिलाती है टाइटली। फिर वो कहती है, किस ख्याल में गुम हो गई तुम? अगर तुम अब भी चाहती हो कि हम वापस जाए तो चलो, मैं तैयार हूँ। गौरी कहती है, हम कहीं नहीं जा रहे। खुशी कहती है, क्यों? गौरी कहती है, मेरे प्यार को मेरी जरूरत है, इसीलिए। खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, तो चले? गौरी कहती है, हाँ। ये दोनों कैब बुक करती है और निकल जाती है अपनी मंजिल के लिए। रास्ते में गौरी बस प्रियंका के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो मन ही मन वजह तलाश रही थी कि वो कौन सी वजह होगी जिसके कारण मेरी प्रियंका को ये सगाई करनी पड़ी होगी। क्या उसके साथ जबरदस्ती किया जा रही है? लेकिन उसके मॉम डैड तो काफी एजुकेटेड है, वो ऐसा क्यों करेंगे? और जहां तक मैं जानती हूँ, प्रियंका कभी शादी के लिए तैयार नहीं हो सकती। तो फिर आखिर कारण क्या है? गौरी पूरे रास्ते यही सोचती रह जाती है। कुछ घंटों में ही ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। गौरी बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली वो अब प्रियंका से मिल पाएगी। वो कैब से उतरते ही खुशी पर गोलियों की तरह अपने सवालों की बौछार कर देती है। कहती है कहती है, खुशी कहती है, प्रियंका का घर कौन सा है? ये सामने वाला घर है क्या? क्या हम डायरेक्ट प्रियंका से मिल सकते हैं? वो हमें सब कुछ बता तो देंगी ना कि वो क्यों किया है सगाई ये? खुशी उसके सवालों से इरिटेट हो जाती है। कहती है, मेरी माँ अपना मुंह बंद रखोगी कुछ देर के लिए? गौरी कहती है, यार बहुत एक्साइटमेंट हो रही है उनसे मिलने की, तुम नहीं समझोगी। ये सिर्फ एक प्यार करने वाला ही समझ सकता है। खुशी कहती, हाँ हाँ पता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र तो कर लो। अभी टाइम देख रही हो, रात के 11 बज रहे हैं। अभी हम उसके घर नहीं जा सकते। गौरी कहती, तो कहाँ जाएंगे हम इतनी रात में? खुशी कहती, शायद तुम भूल रही हो, यहाँ मेरा भी घर है। मैं भी यही यहीं की रहने वाली हूँ। ये जो तुम्हारे सामने घर दिख रहा है ना, ये मेरा ही घर है। और तुम्हारे पीछे जो घर है ना, वो तुम्हारा ससुराल है।
गोरी कुछ समझ नहीं पाती है। कहती है मेरा ससुराल है मतलब? खुशी कहती है मतलब कि तुम्हारे सनम, हमदर्द, पिया, हस्बैंड जो भी तुम मानती हो वो इसी घर में है। गौरी उस घर को देखकर थोड़ी सी भावुक हो जाती, कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने प्यार से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर हूँ। काश मैं अभी उनको देख पाती, काश। खुशी कहती है टेंशन मत लो, अब बस सुबह होने का इंतजार कर लो, इसके बाद अपने प्यार को अपनी बाहों में भर लेना। गौरी ये सुनकर बिल्कुल शर्मा जाती है। खैर, खुशी उसे अपने घर ले जाती है और अपने घर की डोरबेल को प्रेस करती है। थोड़ी देर में ही एक लेडी दरवाजा खोलती है। वो जैसे ही खुशी को देखती है तो जोर से खुशी को हक कर लेती है। बाद में अंदर जाने के बाद गौरी को पता चलता है कि वो लेडी उसके घर की नौकरानी थी। उसके घर पर कोई नहीं था क्योंकि सब लोग बाहर शहर में रहते थे। वो रात गौरी को बहुत बड़ी लग रही थी। ना तो उसे नींद आ रही थी और ना ही उसे चैन मिल रहा था। रात उसकी बेचैनी रात बढ़ने के साथ साथ और बढ़ रही थी। आज अपने प्यार से बस चंद कदमों की दूरी थी उसकी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए यही रात अंतिम थी, और इस वजह से ये रात उसे बारी भी लग रही थी। कैसे भी गौरी की वो गोरी अपनी रात को काट लेती है। सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। जब वो खुशी के कमरे में जाती है, वो देखती है कि खुशी सो रही है। वो उसे उठाती है। दोनों जल्दी से तैयार होते हैं और फिर प्रियंका के घर पर पहुंच जाते हैं। जहाँ पर ये दोनों जैसे ही प्रियंका के घर पे पहुंचते हैं, खुशी जाती है और डोर को नॉक करती है। कुछ ही देर में एक लड़का डोर ओपन करता है। खुशी उसे पहचान जाती, कहती है हे शिव, कैसा है तू? वो लड़का भी सरप्राइज हो जाता है, कहता है खुशी दीदी आप यहाँ कब आई? खुशी कहती है रात में ही आई हूँ। शिव कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। खुशी कहती है हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। शिव की नज़र तब तक गौरी पर पड़ती है। वो खुशी से पूछता है ये कौन है आपके साथ? खुशी कहती है ये मेरी फ्रेंड है। एक बात बता, तू सब कुछ यहीं पूछ लेगा या अंदर भी आने देगा? शिव कहता है अरे हाँ आओ ना। वो उन दोनों को लेकर आंगन में बैठता है। वहां दादी जी हमेशा की तरह अपने सिंहासन, जो झूला होता है ना, उस पर विराजमान होती है। खुशी जाकर उनके पैर छूती है। गौरी वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। दादी जी इंतजार इंतजार कर रही होती है कि ये भी पैर छुएगी, लेकिन गौरी तो अपने हाथ बांधे खड़ी थी। वो खुशी की ओर इशारा करते हुए पूछती है ये लड़की कौन है? खुशी कहती है ये मेरी फ्रेंड है दादी। दादी कहती है अच्छा, तो इसके माता पिता ने संस्कार नहीं दिए क्या कि बड़ों के सामने जाए और उनके पैर छूना चाहिए? गौरी जैसे ही अपने मम्मी पापा के बारे में ऐसी बात सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो दादी को घूर कर देखती है। खुशी उसके हाथ पर धीरे से मारती है और इशारा करती है पैर छूने का। गौरी उस टाइम झुकना ही सही समझती है। वो दादी के पैर छू लेती है। दादी मुंह बनाते हुए कहती है हाँ खुश रहो। खुशी भाप लेती है कि दादी को बुरा लगा है गौरी का ये बिहेवियर। वो दादी से कहती है और दादी जी क्या है ना कि ये शुरू से ही शहर में पली बड़ी है, इसीलिए ये सब इसको मालूम नहीं है। दादी कहती अरे तो मैंने कहाँ कुछ कहा। खुशी एक अनचाही स्माइल देकर वहीं पड़े चेयर पर बैठ जाती है और गौरी को भी बैठा देती है। दादी अंदर आवाज देती है गंगा, 2 कप गर्मा गर्म चाय लेकर आ इधर। फिर खुशी से सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो तुमने बताया नहीं कब आई गांव पर? खुशी कहती है बस रात में ही आई हूँ दादी जी। दादी दादी कहती अच्छा, कुछ काम था क्या? खुशी कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, मुझे तो आना ही था। दादी कहती है दादी किसी ने बुलाया था? खुशी कहती है मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दादी कहती है अरे कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि हमारे जमाने में बिना बुलाए लोग एक दूसरे के घर आना जाना पसंद नहीं करते थे, और आज का जमाना देख लो, बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं। दादी के दादी की जो दादी की जो बातें थी, खुशी समझ जाती है कि वो कहना क्या चाह रही है। उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। गौरी भी ये चीज समझ समझ जाती है। उसे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन दोनों कर ही क्या सकते थे।
तब तक प्रियंका की बुआ चाय लेकर आ जाती है। वो खुशी को देखती है तो कहती है, अरे खुशी बेटा, तुम यहाँ। खुशी तुरंत उनके पैर छूती है। गौरी को पता था फिर से दादी जी तमाशा बनाएगी, इसीलिए वो भी फटाक से उठ के पैर पे लपक जाती है और छू लेती है। खुशी कहती है, वो मुझे पता चला प्रियंका की सगाई हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ चली आई शादी अटेंड करने। बुआ जी कहती है, ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, मैं खुद तुमको फोन करके बुलाने वाली थी। वैसे ये लड़की कौन है? खुशी कहती है, ये मेरी फ्रेंड है, मैंने सोचा ये भी मेरे साथ चलेगी तो कंपनी मिल जाएगी। बुआ जी कहती, कोई बात नहीं, ठीक ठीक कैसे भी लेती आई तुम। वो वहीं बैठकर उन दोनों से बातें करने लगती है। बुआ जी को ये नहीं पता था कि खुशी जिस लड़की के साथ आई है वो कोई और नहीं, गौरी ही है। और उन्हें इस बात का भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि खुशी को पता है कि प्रियंका लड़कियों में इंटरेस्टेड है। खुशी कहती है, बुआ जी, प्रियंका कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। बुआ जी कहती है, हाँ क्यों नहीं बेटा, वो अपने रूम में है, जाकर मिल मिल लो तुम उससे। खुशी और गौरी वहां से ऊपर जाने लगती है। सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। इन दोनों को लग रहा होता है कि अब तो हम आराम से मिल लेंगे प्रियंका से और उसको शादी ना करने के लिए मना लेंगे। इधर गौरी के मन में भी लड्डू फूट रहे थे। वो सोच रही थी कि प्रियंका मुझे देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। हो सकता है मुझे देखते ही खुशी से पागल हो जाए और अपनी गोद में उठा ले। ये सब सोच समझकर गौरी को अपने बॉडी में एक सेंसेशन सी फील होती है। उसके उसके गूज़बम्प आए आ जाते हैं हाथों के। ये प्रियंका के रूम से थोड़ी सी दूरी पर ही होते तब तक आंटी भी दूसरी साइड से आ रही थी। उसकी नज़र अचानक से इन पर पड़ जाती है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इन दोनों को देखने लगती है। उन्हें अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। गौरी और खुशी भी उनको देख लेते हैं। उनके पैर भी वहीं पर जम जाते हैं। आंटी बहुत तेजी से चलकर उनके पास जाती है और अपने दांत पीसते हुए गौरी से कहती है, तुम अब यहाँ तक भी पहुंच गई, मानना पड़ेगा। बहुत न- जलील हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? गौरी कहती, आंटी। गौरी आंटी का ये रूप देखकर एकदम शॉक हो जाती है। वो हकलाते हुए कहती, आंटी, आंटी ये क्या कर रही हो आप ऐसे मुझे ऐसे मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो आप? आंटी उसे ऐसे देख रही थी जैसे खा ही जाएगी। वो कहती, देखो, मेरे सामने ये नाटक मत करो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा और मेरी बेटी का क्या रिश्ता है। मैंने तुम दोनों को एक साथ वॉशरूम में देख लिया था। गौरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो एकदम शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तब तक खुशी बोल पड़ती है, मतलब आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद आप अपनी बेटी की शादी एक लड़के से कराना चाहती है? आंटी कहती, हाँ तो क्या गलत कर रही हूँ इसमें? मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे को कभी गलत करने नहीं दे सकती। मुझे पता है उसकी खुशी किसमें है। खुशी कहती, आपको कुछ नहीं पता आंटी। अगर आपको पता होता कि प्रियंका की खुशी किसमें है तो आप अपना फैसला उस पर नहीं थोपती। आंटी यहाँ पर गुस्से में तिलमिला जाती है, तो तुम सिखाओगी मुझे कि किसमें मेरी बेटी की खुशी है? देखो, मैं समझा रही हूँ, इसको लेकर निकल जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। खुशी कहती है, आंटी आप ये बहुत गलत कर रही हो, प्रियंका की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आंटी कहती है, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। गौरी तुम आंटी के गौरी तो आंटी के पैरों में बैठ जाती है और उनके पैर पकड़कर रोने लग जाती है और कहती है, आंटी प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं उनके लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। आंटी कहती है, मैं मर जाऊंगी। गौरी कहती है उसकी माँ से, गौरी प्रियंका की माँ से कहती है, आंटी मैं मर जाऊंगी उनके बिना, प्लीज हमें अलग मत करो प्लीज। आंटी गौरी का इतना रोना और इस कदर अपने प्यार के लिए उनके पैरों में गिड़गिड़ाना, ये सब देखकर धीरे धीरे पिघलने लगती है। वो गौरी वो गौरी को उठाती है और पास के ही कमरे में ले जाती है। उस रूम का डोर लॉक कर देती है। वो गौरी के पास जाती है और बहुत प्यार से अपने साथ बेड पर बिठाती है और कहती है, देखो बेटा, मैं नहीं जानती तुम कितना प्यार करती हो प्रियंका से,
या तुम दोनों लोगों के बीच क्यों है इतना प्यार। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये जो भी रिश्ता है तुम दोनों के बीच, वो सही नहीं है। ये रिश्ता अप्राकृतिक है। इसे ये समाज कभी नहीं मानेगा। समझदारी सी में है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, और मैं ये बात एक माँ होने के हक से कह रही हूँ। गोरी तुरंत आंटी के पैरों में बैठ जाती है और कहती है, आंटी जब हम मुसीबत में होते हैं तो क्या ये समाज हमें मदद देता है? नहीं ना। ये लोग सिर्फ दूर बैठकर मजे लेने के लिए होते हैं। इनके लिए किसी की लाइफ का कोई महत्व नहीं होता। ये सिर्फ हमें जज करने आते हैं, जज करके चले जाते हैं। ऐसे लोग जो मुसीबत में हमारा साथ देने के बजाय मजा लेकर तमाशा देखने आते हैं, उनके लिए हम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करें। हमारी पूरी लाइफ लाइफ का सवाल सवाल है आंटी। मेरे बिना ना वो जी सकती है, ना उसके बिना मैं। आंटी कहती है, ये सब बातें कहने में बहुत आसान है गौरी, लेकिन जब तुम लोग चलोगे उस पर तब समझ आएगा कि क्या कर लिया तुम लोगों ने। जब तुम दोनों साथ चलोगे तो कोई इधर से ताने सुनाएगा, कोई उधर से। मैं अपनी बेटी को ये लाइफ कभी देना नहीं चाहती। माफ करना मुझे। गौरी कहती है, आंटी हम दोनों वो सब कुछ सह लेंगे, लेकिन नहीं ये जुदाई हम नहीं सह सकते। प्लीज मेरा प्यार मुझे लौटा दीजिए। गौरी ने सूट पहना हुआ था, वो अपना दुपट्टा आंटी के सामने फैला देती है और रोते हुए कहती है, मैं आपके सामने भीख मांग रही हूँ अपने प्यार की। प्लीज आंटी मुझे मेरी प्रियंका दे दीजिए। आंटी तुरंत वहां से उठ जाती है और बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर लाती है और कहती है, मैंने कह दिया ना कि मेरी बेटी वैसी लाइफ नहीं जिएगी, तो बस चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये बातें वो बोल तो रही होती है, लेकिन उनका दिल अंदर से भरा हुआ था। वो ये बात बहुत अच्छे से जान गई थी कि गौरी से ज्यादा प्यार उनकी बेटी से कोई और नहीं कर पाएगा। लेकिन वो भी क्या करती, समाज की बेड़ियां उन्हें रोक रही थी। वो चाहकर भी गौरी और प्रियंका को एक साथ नहीं होने दे सकती थी। गौरी कुछ नहीं कहती, बस रोती रहती है। गौरी आंटी से कहती है, आंटी ये आप बहुत गलत कर रही हो, बाद में बहुत पछताओगी। आंटी कहती है, अभी मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर से अभी यहाँ से निकल जाओ। और एक बात और, इस शादी को रोकने की कोशिश भी मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा तुम दोनों के लिए। खुशी समझ जाती है कि अब यहाँ कोई भी बात करने का फायदा नहीं है। वो गौरी को वहां से उठाती है और कहती है, चलो गौरी, मुझे नहीं लगता किसी दिल इंसान के पत्थर दिल पत्थर दिल इंसान अपने प्यार की भीख मांगने का कोई फायदा है। चलो यहाँ से। गौरी कहती, लेकिन खुशी कहती, मैंने कहा ना चलो यहाँ से। गौरी चुप 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 हो जाती है बिल्कुल और रोने लगती है और खुशी के साथ उस कमरे से बाहर आ जाती है। खुशी इधर उधर देखती है कि कोई नहीं है। वो दौड़ के प्रियंका के डोर पर पहुंच जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर बाहर से ताला लगा हुआ होता है। गौरी उसे देखती है तो वो भी वहीं पहुंच जाती है। जब वो जब वो भी ताला देखती है तो प्रियंका परेशान हो जाती है, उसे कुछ नहीं सूझता। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है और साथ ही साथ चिल्लाने लगती है, प्रियंका मैं आ गई हूँ, आप बिल्कुल भी डरिएगा मत। मैं यहाँ से आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। आंटी को भी ये आवाज सुनाई देती है। वो भी रूम से बाहर आ जाती है। गौरी की आवाज इतनी तेज थी कि नीचे जो लोग थे वो भी सब ऊपर आ जाते हैं। गौरी जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्रियंका प्रियंका कुछ तो बोलिए। मैंने कहा ना, बिल्कुल भी मत डरो, मैं आपके साथ हूँ। जान, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वहां घर के सारे सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं। वहां जितने भी लोग थे सब के सब शॉकिंग वे थे में शौक में चले गए थे कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है भाई। बस प्रियंका ही होती है जो कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है गौरी की बातों का। वो देती भी कैसे है, उसे तो आंटी जी ने
नींद की गोलियां देकर सुला दिया था और वो हमेशा प्रियंका को नींद की गोली देकर बेहोश रखा करती थी, जिससे उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो, वो सोए ना। क्योंकि वो रोती तो आंटी का दिल पिघल जाता और उसमें एक इंसान और था जो अच्छे से जानता था कि आंटी जी का दिल बहुत सॉफ्ट है। वो अपनी बेटी की जिद के आगे घुटने टेक देती। वो अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसी इंसान का प्लान था प्रियंका को नींद की गोली देकर बेहोश रखना। अब तो पूरे परिवार वालों ने गौरी अब तो पूरे परिवार वालों ने गौरी का ये तमाशा देख लिया था। अब पता नहीं कौन कौन सा मोड़ लेगी ये कहानी और ये कौन सा नया किरदार है जिसने इतना सारा चक्रव्यूह रच रखा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं आगे पार्ट में क्या होगा। आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लग रही है। लाइक कर दो, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, नहीं करा हो तो चैनल को। और मेरी स्टोरी आगे जितनी भी आएगी ना, वो मेंबरशिप के लिए ही आएगी, ठीक है? तो जितने लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज़ जॉइन करो, क्योंकि मुझे यूट्यूब से मेल आई है कि मैं अपनी जितने भी स्टोरी आगे वो सिर्फ मेंबरशिप वालों के साथ ही शेयर करूं। बाकी आप देख लो कि आपको कैसे करना है, क्योंकि मैंने 2-4 पब्लिक करी, उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मैं आगे करूँगी तो पता नहीं ये चैनल ही उड़ा दे। इसीलिए आप लोग मेंबरशिप ले जॉइन कर लो ताकि आप स्टोरी सुन पाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक कि अपना ध्यान रखो सब लोग, अपनों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।